नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में इसरो ने सूर्य को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन को लॉन्च किया है, दैट इज़ आदित्य L1। तो आज इस वीडियो में हम आदित्य L1 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। ये किन किन चीज़ों को स्टडी करेगा, कैसे स्टडी करेगा, कौन कौन से पेलोड्स हैं इसमें, इन सारों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आदित्य L1 से पहले हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जिसमें मैंने चंद्रयान 3 के साथ साथ इसरो से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो के साथ साथ उसे भी देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आदित्य L1 को इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से लॉन्च किया है। यह मिशन भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है जो सूर्य के एटमॉस्फेयर के क्रोमोस्फेयर, कोरोना और इसके साथ साथ सोलर विंड्स को और उनकी जो इंटरेक्शन है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ उसको स्टडी करेगा। तो अब यहाँ पे 3 बातें निकल कर आई, क्रोमोस्फेयर, कोरोना और सोलर विंड्स। क्या होते हैं ये, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है क्रोमोस्फेयर। देखिए, क्रोमोस्फेयर जो होती है वो लोअर रीजन होता है सन के एटमॉस्फेयर का। जो सन के एटमॉस्फेयर का लोअर रीजन है, ध्यान रखिए, उसको हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सन है, तो इसका ये जो लोअर रीजन है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। ये जो क्रोमोस्फेयर है ये नाम एक ग्रीक शब्द क्रोमा से आया है जिसका मतलब होता है कलर। तो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे ये ब्राइट रेड कलर आपको दिख रहा है जिसके पीछे का रीज़न है हाइड्रोजन। तो ये जो ब्राइट रेड कलर है ये हाइड्रोजन की वजह से है। सन हाइड्रोजन को इमिट करता है जो कि हाई टेम्परेचर पे रेडिश कलर लाइट जो है वो देता है, इसलिए ये जो क्रोमोस्फेयर है ये रेड कलर का दिखता है। तो ये सवाल बन सकता है, सवाल पूछा जाएगा कि भैया कौन सी ऐसी गैस है जिसकी इमिशन की वजह से हाई टेम्परेचर पे जो सन है उसकी जो लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसको हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं उसका रेड कलर होता है। तो वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है कोरोना। कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। कोविड-19 हम सब जानते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने कवर किया है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने वैक्सीन से लेके सारे के सारे कोविड वेरिएंट्स, उनके सिम्टम्स, डिजीज़, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने उसमें कवर किए हैं। अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए वो भी कवर किए हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। कोविड-19 क्योंकि 3 से 4 साल खबरों में रहा है तो हाई चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में उससे भी सवाल आएंगे। कोविड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे कोविड वाले कोरोना की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि यार कोरोना से वहाँ क्यों पहुँच गया। जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया मैंने ये भी कवर किया, ये भी कवर किया है, ताकि आप उसको भी देख लें और उससे फिर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। तो आप दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कोरोना। कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है सन के एटमॉस्फेयर का। जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कोरोना कहते हैं। ये जो कोरोना आउटर मोस्ट पार्ट है इसमें बहुत से मिस्ट्रीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कोरोना है ये जो सन की सरफेस की ब्राइट लाइट होती है उसके पीछे छिप जाता है, हिडन हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। तो जब भी टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब हमें काफ़ी अच्छे से कोरोना दिखता है जो कि सन के एटमॉस्फेयर की आउटरमोस्ट लेयर होती है। लेकिन नॉर्मली क्यों नहीं दिखता, क्योंकि सन के सरफेस की जो ब्राइट लाइट होती है वो उसको हिडन कर देती है। अब मैंने आपको बताया कि जो कोरोना है यहाँ पे बहुत से मिस्ट्रीज़ हैं। तो क्या मिस्ट्रीज़ हैं? मिस्ट्री है कोरोना का हाई टेम्परेचर। कोरोना का जो हाई टेम्परेचर है वो आज दिन तक साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। किस प्रकार का हाई टेम्परेचर? एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो पिछले काफ़ी लंबे समय से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हैं कि ये आ गया सन का सरफेस। सन के सरफेस से ये जो कोरोना है ये काफ़ी दूर है। ये आप देख सकते हो, ये डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है। जो सन का सरफेस है, ये सरफेस है, इससे ये जो कोरोना लेयर है ये काफ़ी दूर है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 टाइम्स है देन द सन सरफेस। कि जितना टेम्परेचर सूर्य के सरफेस में है
उससे भी 100 गुना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो आपका इस कोरोना में है, जबकि ये इतने ज़्यादा दूर है सन के सरफेस से। अब सन के सरफेस में तो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है, हीलियम टूट के हाइड्रोजन बना रहा है। इनर कोर जो है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जस्टिफाइड है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन ये इतनी बाहर जो आउटर सरफेस है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 100 गुना ज़्यादा है। और आज दिन तक समझ नहीं आई ये मिस्ट्री कि ऐसा है क्यों। हालांकि नासा का एक मिशन है IRIS, इसकी फुल फॉर्म है इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको एक्सप्लोरर 94 और स्मैक्स 12 भी कहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबल आंसर इस मिस्ट्री का देता है। क्या आंसर देता है? ये कहता है कि सूर्य के अंदर से एक पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं हीट बॉम्ब्स। ये आते हैं इस प्रकार के हीट बॉम्ब्स। ये जो हीट बॉम्ब्स हैं ये सूर्य के इनर सरफेस से बाहर की तरफ निकलते हैं, फिर वहाँ पे वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं, जैसे एक बॉम्ब फटता है वैसे फट जाते हैं। ये एक पॉसिबल कारण हो सकता है कोरोना, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है सूर्य की, उसके इतने ज़्यादा टेम्परेचर का कि जो अंदर से हीट बॉम्ब्स निकल रहे हैं वो निकलते ही आपके जो कोरोना में पहुंचते हैं वहाँ पे वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है कंपैरिजन टू द इनर सरफेस ऑफ सन। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ एक ऐसा रीज़न है, इसके अलावा और भी बहुत रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कोरोना का टेम्परेचर है वो सन के सरफेस के कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा है। तो उसमें से एक ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न्स हैं। तो ये हो गया कोरोना की बात। अब देखिए ये सन का जो सरफेस है ये निरंतर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता रहता है। कंटिन्यूसली ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम है वो इमिट होती जा रही है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम है इसको हम सोलर विंड्स कहते हैं। तो आपसे कोई अगर पूछे कि सोलर विंड्स क्या होती हैं, तो कंटिन्यूसली जो फ्लो होता है, स्ट्रीम फ्लो होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, उनको हम क्या कहते हैं? सोलर विंड्स कहते हैं। और ये जो फ्लो है ये किस स्टेट में होता है? ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। अब ये जो सोलर विंड्स हैं ये कितनी स्पीड से चलती हैं? 250 माइल्स पर सेकंड टू 500 माइल्स पर सेकंड। किलोमीटर्स में देखा जाए तो 200 किलोमीटर पर सेकंड से 800 किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड होती है सोलर विंड्स की। ये किसके मुताबिक है? नेशनल ओशियानिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये सोलर विंड्स होती हैं क्या? जो कंटिन्यूसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होती है उसको हम सोलर विंड्स कहते हैं प्लाज्मा स्टेट में। इनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर सेकंड टू 800 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है। तो अब इन सारी की सारी चीज़ों को क्या क्रोमोस्फेयर, कोरोना और आपके पास सोलर विंड्स, इनको स्टडी करेगा हमारा आदित्य L1। यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, आदित्य और L1। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आया आदित्य। आदित्य का मतलब होता है सन यानी सूर्य। हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक सूर्य जो है वो लाइफ गिविंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सोर्स है लाइट की, एनर्जी की। हम सूर्य भगवान को पूजते भी हैं। आप में से बहुत से लोग जो हिंदू होंगे वो रोज़ सुबह जब पूजा करते होंगे तो सूर्य भगवान को अर्घ भी देते होंगे। हमारी हिंदू संस्कृति में सूर्य को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भगवान के तौर पे देखा जाता है। दूसरा आता है L1। L1 क्या होता है? लैग्रैंज पॉइंट। अब ये लैग्रैंज पॉइंट क्या होता है? देखिए आप सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? रोटेट करती है। ये पूरा का पूरा इलिप्टिकल ऑर्डर पे रोटेट करती है। अब आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सूर्य की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स का कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जो अपनी तरफ खींचती है। इसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। जैसे हम जंप करते हैं दोबारा नीचे को आ जाते हैं, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्पेस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अर्थ की और सन की या फिर जो भी दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इक्विलिब्रियम में यानी ना एक की ज़्यादा है ना दूसरे की ज़्यादा है, दोनों बराबर हैं।
इक्विलिब्रियम में है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट। अर्थ और सन के केस में जहाँ पर भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट। अभी ये जो इलिप्टिकल ऑर्डर है जिसमें अर्थ रोटेट करती है, इसके आसपास 5 लैग्रैंज पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीच में आता है L1, साइड में ये आएगा L2, यहाँ जैसे देखिएगा, यहाँ जैसे ये आएगा L3, फिर ऊपर को देखिए ये आएगा L4, और आपके पास नीचे को देखिए ये आएगा L5। ये 5 लैग्रैंज पॉइंट्स हैं, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, L1, L2, L3, L4 और L5। तो इन 5 लैग्रैंज पॉइंट्स में ये L1 है जहाँ पे हमारा आदित्य L1 इसको रखा जाएगा, यहाँ से ये सूर्य को स्टडी करेगा। ये ज़्यादा सूर्य के क्लोज नहीं जाएगा, ये दूर से ही सूर्य को स्टडी करेगा। ये लैग्रैंज पॉइंट 1 जो है L1, इसकी जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये होते हैं लैग्रैंज पॉइंट्स। तो ये मतलब है यहाँ पे L1 का, दैट इज़ लैग्रैंज पॉइंट 1। अब देखिए ये जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, ये 1.5 टन इतना भारी सैटेलाइट है। यहाँ पे आपको 7 पेलोड्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पेलोड्स हैं वो हम आगे देखेंगे। जितने भी पेलोड्स हैं उन सारों को डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है, सारे के सारे भारत में बने हैं। ये जो पेलोड हैं ये सन के एटमॉस्फेयर को अलग अलग मेथड्स, वेराइटी ऑफ मेथड्स में स्टडी करेंगे। आदित्य L1 का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 5 इयर्स है, 5 साल तक के स्टडी करने वाला है। इस समय ये कुछ वैल्यूएबल डाटा को कलेक्ट करेगा सूर्य से, जो कि साइंटिस्ट को फर्दर मदद करेगा सूर्य के जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे क्रोमोस्फेयर है, कोरोना है, सोलर विंड्स हैं, उनका हमारी अर्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए। अब इसको इसरो के PSLV C57 के तहत ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। PSLV हमारे भारत के आन बान शान इसरो ने बनाया है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी यहाँ पे 7 पेलोड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये है VELC, इसको देखिए ध्यान से, ये VELC है। ये पूरा का पूरा हमारे पास आदित्य L1 है, तो ये मैंने इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से फ़ोटो निकाला है। ये है VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये वाला जो पेलोड है ये सोलर का जो कोरोना हमने देखा उसको इमेज करेगा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की मदद से। इसकी इमेजेस से क्या होगा, हमें जो स्ट्रक्चर है और डायनामिक्स हैं कोरोना की उसको स्टडी करने में मदद मिलेगी, और ये हमारा जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है सूर्य का हीटअप होने का उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। यहाँ कोरोनाग्राफ से समझ में आ रहा है कि किसकी इमेजेस लेगा, कोरोना की। फिर विजिबल इमिशन लाइन से समझ में आ रहा है कि किसकी मदद से ये इमेजेस लेगा, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से। तो ये नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट आता है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT। यहाँ पे देखिए ये है SUIT। ये क्या करेगा, ये जो सूर्य का क्रोमोस्फेयर होगा उसको इमेज करेगा, और जो ट्रांजिशन रीजन होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट स्पेक्ट्रम में उसे ये इमेज करने का काम करेगा। SUIT सूट, दैट इज सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इससे हमें जो सूर्य की लेयर्स हैं, क्रोमोस्फेयर है, उसकी हीटिंग और उसके डायनामिक्स को स्टडी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो सोलर विंड्स हैं उनका ओरिजिन जो है उसको अंडरस्टैंड करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। फिर आता है आपके पास सोलेक्सिस, यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपके पास आता है सोलेक्सिस। अब ये क्या करेगा, ये स्टडी करेगा सोलर फ्लेयर्स को और कोरोनल मास इजेक्शंस को, ताकि सोलर का जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी फ़िज़िक्स को समझने में हमें मदद मिले। नेक्स्ट आता है HEL1OS, दैट इज़ हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपके पास आता है। यहाँ पे देखिए HEL1OS, इसको हीलियोज मत पढ़ लेना, हालांकि हीलियोज का मतलब भी सन नहीं होता है।
तो वैसे भी आप उसे याद रख सकते हो क्योंकि थोड़ा थोड़ा हीलियोस की तरह दिख रहा है। हीलियोस का मतलब ये सूर्य होता है। तो एक ये भी पेलोड है जिसको आप हीलियोस के नाम से याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे ये 1 है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या करेगा, सोलर के जो एक्सरेज हैं उनके स्पेक्ट्रम को ये मेज़र करने वाला है हाई एनर्जी रेंज में। इससे क्या होगा, इससे अगेन सोलर फ्लेयर्स कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ सोलर एटमॉस्फेयर की जो एक्सरिलेशन है पार्टिकल्स की, मैंने आपको बताया ना, निरंतर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते जाते हैं, फ्लो होते जाते हैं, उसी को हम सोलर विंड्स कहते हैं। तो उनको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा, एक्सेलेरेशन जो है पार्टिकल्स की उन्हें अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। HEL1OS दैट इज हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर आता है पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये जो पेलोड है ये सोलर का विंड प्लाज्मा जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करेगा, जैसे कि डेंसिटी है, टेम्परेचर है, कॉम्पोजिशन है। इससे क्या होगा, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि सोलर विंड जो हैं वो हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, क्योंकि सोलर विंड्स जो हैं वो काफ़ी इजेक्ट होती हैं, लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको अर्थ के अंदर आने नहीं देता है। हालांकि 100% सोलर विंड्स को नहीं कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसको जो है वो रेजिस्ट किया जाता है, रोका जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ। तो वो जो रोका जा रहा है उसमें किस प्रकार की इंटरेक्शंस हो रही हैं उनको स्टडी करने में मदद करेगा पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। फिर आता है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्स। ये क्या करेगा, ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं सोलर विंड्स के, जैसे कि एनर्जी है, चार्ज है, मास है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करेगा। जो हमने ऑलरेडी देखा, जो निरंतर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता जा रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी है, वहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे मास है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने का काम करेगा आपके पास एस्पेक्ट। फिर आता है सिम, सोलर इरेडियंस मॉनिटर, सिम सोलर इरेडियंस मॉनिटर। ये जो पेलोड है ये सोलर की इरेडियंस को मेज़र करेगा, और ये सोलर इरेडियंस क्या होती है, एनर्जी का पूरा टोटल अमाउंट जो सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा इमिट किया जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द सन, उसको बोलते हैं सोलर इरेडियंस। तो इसे कौन मेज़र करेगा, इसको मेज़र करेगा सिम, सोलर इरेडियंस मॉनिटर। हमने देखा ये रेडियंस क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द सन। इससे होगा क्या, ये स्टडी करेगा सोलर इरेडियंस की वेरिएबिलिटी को, कहीं पे कम एनर्जी रिलीज़ हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, तो ये जो वेरिएबिलिटी है इसे स्टडी करने का काम करेगा सिम। इसके साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स हैं वो भी ये देखेगा। अभी जो आदित्य L1 है ये बहुत मेजर माइलस्टोन है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का, जो कि सिग्निफिकेंटली जो सूर्य की अंडरस्टैंडिंग है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करने वाला है। डाटा जो इसमें कलेक्ट किया जाएगा इस मिशन के माध्यम से वो साइंटिस्ट को मदद करेगा सूर्य के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने में, और इन सारी चीज़ों की वजह से अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको स्टडी करने में। इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है हमें स्पेस के वेदर इवेंट्स की, और उससे हम ये स्टडी कर पाएंगे कि हमारे प्लैनेट के ऊपर कैसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ये डाल सकता है। सोलर पर्सपेक्टिव देखें हम स्पेस का, तो देखिए इसरो के मुताबिक सूर्य जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन को एमिट करता है, और इसमें से कई ऐसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं। हालांकि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक प्रोटेक्टेड शील्ड की तरह काम करता है, लेकिन सारे के सारे जो पोटेंशियली हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, पोटेंशियली यानी जो हमें हार्म कर सकती हैं, उन सारी के सारी रेडिएशंस को ये ब्लॉक नहीं करता है। तो इसीलिए सोलर इमिशंस को अंडरस्टैंड करना काफ़ी क्रूशियल है। अब ये सारा का सारा आदित्य L1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कवर हो गए, लेकिन एक आर्टिकल में मैंने मिधानी नाम की एक कंपनी के बारे में भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं आपको भी बता देता हूँ। मिधानी आपने याद रखना है कि ये जो लॉन्चर है इसमें मिधानी के भी काफ़ी मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। अब क्योंकि मैंने ये किसी अखबार में एक आर्टिकल में पढ़ा था, तो मुझे लगा मैं इस कंपनी का नाम भी डाल देता हूँ। हालांकि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ हुए हैं मैंने वो भी डाल दिए हैं, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिधानी एक काफ़ी खबरों में है इस पूरे के पूरे आदित्य L1 के साथ। इवन चंद्रयान 3 में भी कई ऐसे मटेरियल्स हैं जो इस कंपनी ने सेंड किए थे, तो इसलिए इसका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पता किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी डाल देते हैं कि मिधानी मटेरियल भी यूज़ हुए हैं, जैसे Ti6
A14V टाइटेनियम एलॉय है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये तो बड़ी ही मतलब डीप बात होगी, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी वो कंपनी है जिसने काफ़ी मटेरियल जो हैं वो सप्लाई किए हैं आदित्य L1 के लिए। इवन चंद्रयान 3 के लिए भी इन्होंने काफ़ी मटेरियल सप्लाई किए थे। तो ध्यान रखना है, मिधानी नाम की एक कंपनी है। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें समझाई जा सकें, क्रोमोस्फेयर समझाया जा सके, कोरोना समझाया जा सके, सोलर विंड समझाया जा सके। मेरे पास कोई ऐसे बड़े इक्विपमेंट्स नहीं हैं, मेरे पास कोई बड़े ऐसे एडिटिंग मशीन्स नहीं हैं, बड़े महंगे लैपटॉप नहीं हैं। उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि एनिमेशंस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएँ। तो मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी कमियाँ बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकूँ। चंद्रयान 3 और कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की जो वीडियोज़ है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जीके क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन आप मेरी जो पर्सनैलिटी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी, मेजर ध्यानचंद, महात्मा गांधी, इन सब से रिलेटेड मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी जो मेहनत है उसे अप्रिशिएट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।